आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने देश के पॉलिटिशियंस की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, लेकिन जब बात आर्मी की हो तो सब एक ही नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में यह बात बिल्कुल उल्टी है। पाकिस्तान में लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा अपनी आर्मी के ही खिलाफ नजर आते हैं। आज तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर आर्मी के कंट्रोल के चलते कभी भी अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। पाकिस्तानी आर्मी एक मिलिट्री ही नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर है जो ब्रेड बेचने से लेकर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स तक सारे के सारे काम करती है। पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान की टोटल जमीन का 12% हिस्सा है। आर्मी पर सवाल उठाना इस्लाम पर सवाल उठाने के बराबर मान लिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां की आर्मी वो सारे काम करती है जो किसी भी दूसरे देश में वहां के पॉलिटिशियंस करते हैं। दरअसल यहाँ की आर्मी सेवा करने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए बनी। एक ऐसा देश जहां का पीएम आर्मी के इशारे पर ही बनता है और वो आर्मी की कठपुतली ही होता है। और अगर ऐसा पीएम आर्मी की मर्जी के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका हाल जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर इमरान खान जैसा हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं, दरअसल एक बिजनेस एम्पायर है। ये आर्मी बॉर्डर पर सिर्फ नाम के लिए खड़ी है। असल में तो वो कैश के ढेर पर बैठी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। इस आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये आर्मी अंबानी और अडानी से भी अमीर है। इसके उलट इंडियन आर्मी की इमेज इससे बिल्कुल ही अलग है। 1947 में पार्टीशन से पहले भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री एक ही थी, लेकिन पार्टीशन के 78 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई कि वो पाकिस्तान की मालिक बन बैठी। ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। साल 1947 से 1972 तक पाकिस्तान में आर्मी का ही बोलबाला था। इसके बाद पाकिस्तान ने 3 बार डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश आर्मी के दखल के साथ ही होती थी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भारत की टोटल आर्मी का 1/3 पाकिस्तान को मिला था और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त पाकिस्तान एक नया मुल्क था और इसे दुनिया के दूसरे देशों से सिक्योर करना पहली प्रायोरिटी थी। इसीलिए बंटवारे के बाद पाकिस्तान में मिलिट्री को फ्रंट पे रखा गया। शुरुआत में आर्मी को टेम्परेरी कंट्रोल दिया गया, लेकिन ये टेम्परेरी कंट्रोल आर्मी को बहुत पसंद आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आर्मी का रोल सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिक्स में भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। कभी डायरेक्ट कूप्स यानी तख्ता पलट से, कभी वीक सिविलियन गवर्नमेंट को पीछे करके मिलिट्री ने अपना कंट्रोल हमेशा बनाए रखा। इसी दौरान मिलिट्री की बढ़ती पावर को देख वहां की जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कुछ पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स भी मिलिट्री के साथ अलाइन हो गए। पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहने के लिए 2 स्ट्रेटजी अपनाई। पहली थी डिजाइन मिलिट्रिज्म और दूसरी थी रिएक्टिव मिलिट्रिज्म। और इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते पाकिस्तान में 3 बार मिलिट्री रूल भी लगा। साल 1958 जनरल अयूब खान ने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके सत्ता हथिया ली। ये था डिजाइन मिलिट्रिज्म, मतलब पहले से ये तय था कि सत्ता लेनी है। साल 1971 भारत के साथ हुई वॉर में हार के बाद वहां नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और जुल्फिकार अली भुट्टो पीएम बने, लेकिन उन्हें हटाकर जनरल जिया उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये था रिएक्टिव मिलिट्रिज्म, जहां कमजोर सिविल लीडरशिप ने फौज को और भी ताकतवर बना दिया। साल 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति बने। इसे कहते हैं प्री मेडिटेटेड स्ट्रेटजी, मतलब सोच समझकर किया गया तख्ता पलट। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन साल 1947 में हुआ, लेकिन बंटवारे के 3 साल बाद भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बंटवारे के 25 साल बाद यानी 1973 तक भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया। आज तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर आर्मी के कंट्रोल के चलते कभी भी अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। पाकिस्तान आर्मी ये मानती है कि देश को गवर्नमेंट नहीं, देश को सिर्फ आर्मी ही संभाल सकती है। इसी सोच के चलते पाकिस्तान में ना तो तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप का कोई साफ साफ अंत हुआ और ना ही एक मजबूत डेमोक्रेसी की कभी शुरुआत हुई, बल्कि यहाँ की पॉलिटिक्स कभी डेमोक्रेसी और कभी मिलिट्री के बीच में हमेशा झूलती ही रही। हर बार आर्मी ने सिविल गवर्नमेंट को कमजोर किया और धीरे धीरे आर्मी सिर्फ सुरक्षा तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि वो सिविल सर्विसेज, स्कूल, रोड कंस्ट्रक्शन, जनगणना, हर सरकारी कामकाज में घुस गई। जिया उल हक के दौर में पाकिस्तान मिलिट्री ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट निकाला, मतलब जरूरत पड़ने पर पॉलिटिक्स में आना ही सही है।
उस वक्त दुनिया के सारे देश धीरे धीरे डेमोक्रेसी अपना रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी जानती थी कि वो हमेशा ओपनली रूल नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जहां वो पर्दे के पीछे से फैसले ले सके। ये था कॉलोनियल जमाने का डायरार्किक सिस्टम, यानी दो अथॉरिटीज के बीच में पावर को डिवाइड करना। पावर को ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के बीच में बांट दिया गया। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े फैसले सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडर्स मिलकर करते हैं। आधी पावर जब मिलिट्री के पास आ गई तो उन्होंने इलेक्शंस को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। चुनी हुई सरकारों को कभी भी टिकने ही नहीं दिया जाता था। कभी वोट खरीदकर सरकार बनाई जाती तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराई जाती। इस वजह से पाकिस्तान में एक मजबूत पार्टी सिस्टम कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हर डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में अब मिलिट्री की राय जरूरी हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपना हथियार बनाया और इस हथियार का नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी कि नैब। जब 1999 में आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का तख्ता पलट करके वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज पर आर्मी का कंट्रोल हमेशा बना रहे। इसी साजिश के तहत जनरल मुशर्रफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का गठन किया। नाम से लगता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन से लड़ने के लिए बनी है, लेकिन असल में ये आर्मी का पॉलिटिकल हथियार है। और तो और एनएबी का चीफ एक रिटायर्ड आर्मी जनरल ही होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आर्मी की नहीं सुने तो एनएबी करप्शन का केस बनाकर उस सरकार को गिरा देती है। हाल ही में 9 मई 1923 को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था। ये अरेस्ट भी किया गया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के द्वारा। नैब ने उन पर अल कादिर ट्रस्ट के मामले में करप्शन के चार्जेस लगाए थे। पाकिस्तानी आर्मी की पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो हमने देखी, लेकिन इस आर्मी की यहाँ की आम आदमी की जिंदगी में कितनी दखलंदाजी है इसकी भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी एक मिलिट्री ही नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर है जो ब्रेड बेचने से लेकर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स तक सारे के सारे काम करती है। ईशा सिद्दीका जो पाकिस्तान की जानी मानी ऑथर है, उन्होंने अपनी किताब मिलिट्री आईएनसी में बताया है कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ देश की सिक्योरिटी ही नहीं करती बल्कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट बिजनेस भी चलाती है। उन्होंने इस सीक्रेट बिजनेस का नाम दिया है मिलबस, यानी मिलिट्री बिजनेस, जिसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी और पैसा जो आर्मी ऑफिसर्स के निजी फायदे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गवर्नमेंट के बजट में उसका कोई जिक्र तक नहीं है। आयशा के मुताबिक इस मिल बस की कीमत कम से कम 20 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जिसका फायदा पाकिस्तान की आम जनता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। पाकिस्तान की आर्मी ने बिजनेस करने के लिए बाकायदा एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन या फौजी ग्रुप। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कंपनी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। फौजी फाउंडेशन के अलावा मिलिट्री की दूसरी कंपनी जैसे कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसी कंपनीज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, रियल एस्टेट हर सेक्टर में घुस चुकी है। मजे की बात यह है कि इन कंपनीज का कमाया प्रॉफिट टैक्स फ्री है और इन कंपनीज का कोई ऑडिट भी नहीं होता। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी और अस्कारी रियल एस्टेट पर तो ये आरोप भी है कि इन्होंने आज तक 46 हाउसिंग सोसाइटी बनवाई है, लेकिन इनमें से किसी में भी कभी भी किसी आर्मी के आम सिपाही को घर तक नहीं मिला। सारी प्रॉपर्टीज और प्रॉफिट ऊपर के लोगों में ही बंटकर रह जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान की टोटल जमीन का 12% हिस्सा है जो वहां के सीनियर ऑफिसर्स के पर्सनल यूज में आता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री पर पाकिस्तान के टोटल बजट का 20% खर्च होता है, जबकि दूसरे जरूरी सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पर टोटल 2% भी नहीं खर्च होता। इतने रिसोर्सेज और बजट के बावजूद हालात ये हैं कि हाल ही में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ने के लिए भी आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन लिया है। जिस पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, वहीं के लोग अब पाकिस्तानी आर्मी से इतने नाराज हैं कि हाल ही में वहां बलोचिस्तान के एक ग्रुप बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को रोक लिया था और इस ट्रेन में मिलिट्री के जितने भी लोग थे उन्हें आइडेंटिफाई करके मार दिया था। अब आपका सवाल होगा कि पाकिस्तान की जनता को भी ये सब पता होगा, तो वहां की जनता कुछ करती क्यों नहीं?
तो इसका जवाब है कि जब धन काम ना करे तो धर्म को हथियार बनाओ। यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री खुद को इस्लाम का डिफेंडर बताती है। आर्मी पर सवाल उठाना इस्लाम पर सवाल उठाने के बराबर मान लिया जाता है, इसलिए कोई भी खुलकर मिलिट्री के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ आर्मी की नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम की है जो पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है और वहां की जनता को इसका एहसास तक नहीं होने देता। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।